अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दूसरा दौर जो मुज़ाकरात का था वो मुकम्मल हो चुका है और इस मुज़ाकरात में एक जामे प्लान पेश किया गया है जिसके तहत अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी को रोकेगा और ख़ित्ते में अमन जो है वो बहाल होगा। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे भारत ने मुतनाज़ इलाके सरक्रीक में जंगी मशक़ें जो हैं वो शुरू करने के हवाले से ऐलान किया है और ऐसे में क्या सूरत हाल बनने वाली है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे गज़ा में अमन मनसूबे पर किस हद तक अमल दरामद हो सका है, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी और अमन मनसूबे को उसके अमल दरामद के हवाले से क्या एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत पर नज़र दौड़ाएंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होने वाली हैं। वज़ीर आज़म को हटाने के हवाले से तहरीक अदम एतमाद लाने वाली है पीपल्स पार्टी और ऐसे में क्या तब्दीली रोनुमा होगी, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान दूसरा दौर जो मुज़ाकरात का हुआ था वो मुकम्मल हो चुका है और एक जामे प्लान दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से और इस जामे प्लान पर किस हद तक अमल दरामद होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान की जानिब से जो खदशात का इजहार किया गया था, क्या समझते हैं तालिबान उन खदशात को दूर कर सकेंगे और जामे प्लान जो दिया गया है इसकी किस हद तक कामयाबी और नाकामी आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। कॉशियस ऑप्टिमिज्म तो हम पहले दिन से ही बात कर रहे थे जी, कि वी वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि एकदम आउटकम निकलेगी। आई मीन डिप्टी फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर जो है उन्होंने वो लीड कर रहे थे इस अपने हाजी नजीब साहब जो है अपने इस डेलीगेशन को, और पाकिस्तान की तरफ से भी सीनियर ऑफिसर्स जो सिविल ऑफिसर्स हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। एक सेटअप कंटिन्यूटी की बात हुई है, लॉन्ग मुज़ाकरात हुए हैं, 9 से 10 घंटे की ये बातचीत हुई है। लेकिन देखिए ये कॉम्प्लेक्स वेब है जी, इट्स नॉट दैट इजी। ये कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये जो इशू चल रहा है, इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्सिटीज अटैच्ड टू इट और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए ना, आज भी हमारे जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये जो क्रॉसिंग्स है वो जारी हैं, वो उसी तरह वायलेशंस हो रही हैं, which is not auguring well with the authorities or as well as people of also with the people of Pakistan. डिस्कशन को जारी रखने की बात हुई है, सीज फायर को एक्सटेंड करने की बात हुई है, तो आई थिंक प्रिलिमिनरी स्टेज में है, देयर इज लॉट टू बी डन। और बट पाकिस्तान ने एक अच्छी चीज की है कि उन्होंने एक कहते हैं ना कि जो डिसाइसिव एक्शन की रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट क्या किया, उनको बताया बड़ा क्लियरली कि आपको डिसाइसिव एक्शन लेना होगा अगेंस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके इफ एंड बट्स अब नहीं हो सकते जी, क्योंकि यही चीजें आपने पास्ट में भी बातें की, आपने कहा जी हम डिसाइसिव एक्शंस भी लेंगे, आपको नजर भी आएगा और इमीडिएट भी होगा वो एक्शन। तो अभी आई थिंक और इरिवर्सिबल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप टेम्परेरी एक एनवायरनमेंट को एड्रेस कर दें और उसके बाद रिवर्स हो जाए। जो लास्ट टाइम भी हमारे मुज़ाकरात हुए थे जी उनके साथ, तो उसमें भी जो 20-21 में, अब सही थे या गलत उसमें मैं जाना नहीं चाहता, बट उसमें भी जो तालिबान थे, अफगानिस्तान के तालिबान, तो उन्होंने मैक्सिमम यही किया कि इन दोनों को, पाकिस्तान को और उनको इकट्ठा बिठा दिया और कहा जी अभी आप आपस में बात कर ले, which is not enough। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा कि आपने जैसे खुद भी जिक्र किया कि माजी में भी हुए कई दफ़ा ये मुज़ाकरात तो हो चुके हैं, लेकिन तजर्बा यही बताता है कि माजी में भी अफ़गान रजीम जो है, तालिबान रजीम, उनकी तरफ से, अबूरी हुकूमत की तरफ से कोई उस तरह से ठोस इकदाम नहीं किए गए, सिर्फ बातें की गई। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी TTP जो है उसको अफ़गानिस्तान में किसी और जगह जो बसाने का, वो मुंतकिल करने का की ऑप्शन थी, पाकिस्तान ने वो भी रद्द कर दी है। तो आप एक तो इस सारे मामले को किस जाविये से देखते हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जो ये फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया और उस पर जोर दिया, क्या आप समझते हैं कि अब जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है वो ये कोई फैसला कुन कार्रवाई करेगी? देखिए इमरान साहब, कोई फैसला कुन कार्रवाई या अफगानिस्तान के अंदर से एक चीज का, मैं पेसिमिस्ट नहीं होना चाहता, मैं कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करना चाहता, होप रखना चाहता हूँ कि ऑप्टिमिस्ट रहूं।
बट वहां से एक ग्रुप के पास या एक अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी मुझे नजर नहीं आ रही कि वो मौजूद हो जो कोई फैसला साजी करे और उसके ऊपर अमल हो। जब आप ये जो इस तरह की हुकूमतें इस्टेब्लिश होती है जो बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर हो, तो वहां पे स्टेट्समैनशिप जरा कम नजर आती है। व्हाट आर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफगानिस्तान हमें नहीं पता, व्हाट आर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान हमें नहीं पता। वो जो भी मुआहदे हुए हैं 1979 ऑनवर्ड आप देख लें, कई दफा तो जब रशियंस वापस गए तो खाना काबा में बैठ के, मैं एक कल्चर की बात कर रहा हूं, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, जो भी वॉरिंग फैक्शन कल्चर इन अफगानिस्तान है, तो हमने मक्का में भी हुए मुज़ाकरात देखे और वो वादे देखे गए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। फिर तालिबान के साथ आप देख रहे हैं 2021 का जो दोहा का इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, उस पर तो बिल्कुल ही मुआहदे पे अमल नहीं हुआ, कोई एक भी ऑब्जेक्टिव उसका अचीव नहीं किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के लोग हैं, जो अभी इन कोलैबोरेशन है जी, देयर इज अ कोलैबोरेशन, लेट देयर बी नो डाउट बिटवीन अफगानिस्तान और इनकी भी 2003 ऑनवर्ड हम डिफरेंट मुआहदे देख रहे हैं, तो ये मुआहदा कर लेते हैं टू रीगेन दी स्ट्रेंथ, टू रीगेन टू अपना वो रीसेट करने के लिए जी, तो वो उसको अमल दरामद तो कभी नहीं। इसलिए पास्ट इज नॉट दैट इनकरेजिंग कि मैं कंक्लूजन निकालूं कि जी अभी इसके ऊपर ही अमल हो जाएगा, और अब तो स्पॉयलर्स है। जनरल साहब देखें, पास्ट को भी छोड़ दें, हम बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर देते हैं। आज ही आप देखें कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ दो बड़ी कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज ने आज उनकी नाकाम बनाई, और 25 जो हैं फितरतुल ख्वारिज के लोग, उनको जहन्नम वासिल किया है। हमारे भी 5 जवानों ने जामे शहादत नोच किया है। लेकिन आप सर ये देखें कि फिर ऐसे मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज साबित हो सकते हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और साथ वो वहाँ से दरअंदाजी भी हो रही है। देयर आर 3-4 फैक्टर्स जी मुज़ाकरात जो पाकिस्तान, देखिए मुज़ाकरात तो पैरेलल चलते रहेंगे, लेकिन इस दफा फर्क सिर्फ ये है कि जब मुज़ाकरात भी होते हैं तो पाकिस्तान ने भी अपना रिस्पांस, रिलेंटलेस रिस्पांस जो है ना वो जारी रखा है जी। दैट्स वाई पाकिस्तान जो है वो 3 चीजों पे एम्फसाइज कर रहा है कि ये इमीडिएट हो, जो भी आपने एक्शन लेना है तहरीके तालिबान के खिलाफ, ये इरिवर्सिबल हो और डिसाइसिव हो। ये नहीं हो सकता कि आप उसको हाफ मेजर लेके और हमें सेटिस्फाई करेंगे। इट इज नॉट आवर सेटिस्फैक्शन। हमारी सेटिस्फैक्शन अब तब होगी जब हम प्रैक्टिकली वी विल सी थिंग्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड। तो एटलीस्ट मिलिट्री की जो क़यादत है या जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसके बारे में तो आई हैव नो डाउट कि उन्होंने डिसाइड किया कि अभी उनको एक्शंस करने होंगे जी, और इनका अल्टीमेटली नुकसान यकीनी तौर पे फिर ही लेकिन एक सवाल जो है ना वो जनरल साहब ये भी फरमाइएगा सर कि अफगान तालिबान का तो मौक़िफ़ है कि किसी बैरूनी हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अब भी अगर वहाँ से कुछ होगा तो स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। तो इसका आप क्या नतीजा निकालते हैं कि क्या फिर पाकिस्तानी खदशात जो हैं उनको वो सीरियसली नहीं ले रहे? इवन अफगान तालिबान सर कनेक्टेड ऐसी सही कि अफगान तालिबान ये भी कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर टीटीपी को हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक है। लेट्स अज्यूम जो आपने फर्स्ट बात की अपना इमरान साहब के, आप कह रहे कि जी वो पाकिस्तान, देखे ना मिलिट्री एप्लीकेशन, कोई भी फौज आपने रखी हुई है जो पाकिस्तान की फौज है, उससे जो नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का उसको गार्ड कर रहे हैं। नेशनल वाइटल इंटरेस्ट क्या है जी कि हम अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हमने हिफाजत करनी। अच्छा, दिस इज ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ रहा है बनता हुआ, क्योंकि अब इसकी कोलैबोरेशन हमारे मेन जो राइवल एनिमी है उसके साथ हो गया जी। ये ऑब्वियसली की एप्लीकेशन को हम समझ रहे हैं, उसका तो मकसद है हमें तोड़ना और हमें खत्म करना, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करना, हमारी सरहदों को ब्रीच करना, हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर को कमजोर करना, पाकिस्तान को इम्प्लोजन की तरफ ले जाना कि इंटरनली रिफ्ट इतनी बढ़ जाए। तो जब आप उसके कोलैबोरेटर बन गए तो पाकिस्तान जैसे अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट के लिए तमाम ऑप्शंस बरूए कार लाएगा। अब इंडिया ने जब पाकिस्तान के हमला किया तो क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स पाकिस्तान के अंदर ही था? वो ऑफ कोर्स इंडियन, वी क्रॉस द बॉर्डर्स एंड वी वेंट इनसाइड, और अब भी इंडिया करेगा तो पाकिस्तान डीप जाएगा। मिलिट्री का मकसद होता है इमरान साहब डेटरेंस को, एक फिक्रा कह लो जी, मिलिट्री का मकसद होता है इधर टू मेंटेन दी डेटरेंस, और अगर डेटरेंस निकल रही है तो उसको रीगेन करना। यही कॉन्टेक्स्ट आप अफगानिस्तान के ऊपर लगा ले तो पाकिस्तान बिल्कुल करेगा जी।
जो आपने दूसरी बात की कि देखे पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबिलिटी का तो फैक्टर है इस रीजन के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ अगर कोई खेलेगा तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करेगा जी उसको। बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। इवन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जाते हैं या अफगानिस्तान नहीं कर पाता TTP कंट्रोल तो फिर खुली जंग होगी। जनरल साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को तय करवा सकते हैं और वो बड़े इंटरेस्टेड हैं। क्या समझते हैं उनका क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है कि वो कशीदगी को कम करने की बार बार ऑफर करते हैं? सबसे पहली बात तो हमें समझने की जरूरत यह है कि अमेरिका एक स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के अंदर। वो उसको मैं स्टेक होल्डर इसलिए कहता हूं कि अमेरिका यहाँ पे $7 अरब का असला छोड़ के गया है जी, एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गया है। अमेरिका का कोई भी मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आफ्टर 20 इयर्स वॉर एक भी मीट नहीं हुआ। ना तालिबान का खात्मा हो सका, ना रजीम चेंज हो सकी, वो वापस पावर में आ गए, ना ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बन सकी है, कोई अफगानिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, वो वही का वही खड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो गया है और खतरनाक हो गया। तो अमेरिका इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर है। अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट है। अमेरिका ने जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को यहाँ पे खुली छुट्टी दी हुई थी इंडिया को कि हैव अ हे डे इन अफगानिस्तान, इसकी सॉइल को आप यूज करना चाहते हैं तो कर लें, और अपने आप मेरे जो इंडो पैसिफिक के ऑब्जेक्टिव्स है वो पकड़ा गया जी, वो तो वल्नरेबल हो गया, शरेड निकला। अब अमेरिकन यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो वो भी किसी के लिए भी स्पेस नहीं छोड़ सकते, उनके दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स इस रीजन में, तो ये अमेरिका की भी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल जी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने पहले भी किया, और पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा और करना चाहिए। वी मस्ट यूज आवर गुड रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द स्टेबिलिटी इन अफगान। जब देखें ना, जब तक आप इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं डालेंगे तो खाली वेपन से तो मसाइल हल नहीं होंगे जी, आपको और भी फील्ड में जाना पड़ेगा। इसलिए तो अनफॉर्चुनेटली ये जो अफगान माजरीन वापस जा रहे हैं ये उसी कॉन्टेक्स्ट का एक हिस्सा है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी पाकिस्तानी सरहदों पे सर क्रीक के इलाके में उन्होंने बड़ी जो जंगी मशकें हैं त्रिशूल का इनकाद का ऐलान कर दिया, तो आप क्या समझती हैं कि इन मशकों से पाक भारत कशीदगी में इजाफा तो नहीं होगा? अच्छा, अब कशीदगी में इजाफे से इमरान साहब बात आगे चली गई जी। वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया। बिल्कुल, ये जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो वी आर ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ वॉर। बहरहाल सर क्रीक पे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस, इन्होंने 2.5-3 साल पहले भी किसी तरह का मनूवर्स और इस तरह की चीजें करने की कोशिश की थी। सर क्रीक पे पाकिस्तान इज वेरी वेरी स्ट्रांग और इनको ऐसा रिस्पॉन्स जाएगा, वरना ये कब से, इन्होंने पहले भी इसको, हालांकि लो हैंगिंग फ्रूट था, ये ऑलमोस्ट डिसाइड भी हो चुका था जब मुशर्रफ साहब का और इंडिया का और ये चीजें चल रही थी। बट एनीवेज सर क्रीक के अंदर पाकिस्तान अपनी जो ज्योग्राफियाई सरहदें उनकी हिफाजत करने के लिए वेरी वेरी वी आर सिटिंग वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये एक क्वर्जन का जो एस्पेक्ट है ना उसको सामने लाना चाह रहे हैं। अगर वो तजर्बा कोई करेंगे तो ये इसी तरह ऑपरेशन संदूर से पहले भी इसी तरह की बढ़ के मारा करते थे, और इंडियन पब्लिक के ज़हन में ये चीज बैठ गई कि पाकिस्तान तो एक तरन वाला है जी, बस एक छोटी सी एप्लीकेशन होनी है और पाकिस्तान विल कम टू द प्रेशर ऑफ द वॉर, और हमारी एप्लीकेशन का वो उल्टा हो गया। आज वो आइसोलेट होके बैठे हुए हैं और पूरा इंडिया इररिलेवेंट हुआ। सर पहले तो उनकी एयरफोर्स ने ठुकाई की है ना, अब तो हमारे जो नेवी के चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने भी कह दिया कि सर क्रीक से लेके जवानी तक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। तो क्या अब अगर वो ऐसी कोई ओछी हरकत करता है तो उसे समुद्र में भी मार पड़ेगी? बिल्कुल, पाकिस्तान ने वाज़ेह जवाब दे दिए जी, बिल्कुल पड़ेगी, और जरूरी नहीं होता कि समुद्र में वो समझ रहे हैं कि इट इज नॉट द नंबर्स जी। अभी देखिए ना, राफेल के कितना शोर था जी, और S-400 ले लिया, राफेल ले लिया, ये समझ रहे हैं कि बस इक्विपमेंट लेके हमने रख लिया तो चीजें हो जाएंगी। कौमें जंग लड़ा करती हैं, विल ऑफ नेशन डेमोन्स्ट्रेट होती है थ्रू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है जी अपनी अवाम से, अपनी नेशन। जब ट्रिनिटी ऑफ वॉर है ना, वो गवर्नमेंट, अवाम और मिलिट्री तीनों जब मिलकर लड़ती है तो वो रिस्पॉन्स जाता है। बट पाकिस्तान ने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है या सुपीरियरिटी है, और स्पेशली जो प्रोफेशनल सुपीरियरिटी है, वो पूरी दुनिया पे साबित होगी। अभी वहां की मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री का ये हिसाब है कि वो पॉलिटिशियन ज्यादा है, क्योंकि वो आरएसएस का और संघ परिवार का मिलिटेंट विंग बन के उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उन्होंने अवाम को फिल्में दिखा दिखा के और ये जिंगोइज्म कर करके उनको मिलिट्री बना दी है। क्रिकेट तक में वो नफरतें और जंग ले आए हैं।
तो रिस्पांस जंग कोई शुरू करता है इमरान साहब, रिस्पांस जब आता है ना तो उसके बाद एक्चुअल उनकी वो असल में ताकत सामने आ जाती है। जनरल साहब, लेकिन सर आपने ज़ैनब एक और भी चीज़ है कि जो जनरल साहब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे तो सर पहली तो बात ये है कि जंगें हमेशा जज्बे से लड़ी जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम जिद्दत की बात करें तो अब तो पाकिस्तान की नेवी में जो 3 जदीद तरीन एयरक्राफ्ट भी होवरक्राफ्ट जो शामिल किए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं उससे भी नेवी की कारकर्दगी जो है वो तो मजीद बेहतर होगी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने जी जमीन पे फिजाई मामलात में और जमीनी मामलात में और बहरी मामलात में अपनी पूरी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की हुई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े कॉन्फिडेंटली, आई कांट शेयर ऑल द डिटेल्स कि कौन सी चीज किधर इस्तेमाल होगी क्या होगा। पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जानना और उनके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन मिलिट्री डोमेन पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेज तैयार है और वो इतने डीप और शदीद होंगे और इतने डिसाइसिव होंगे कि नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड विल बी सरप्राइज। अभी देखे ना जो बुनियानुल मरसूस का भी इमरान साहब रिस्पॉन्स गया और ज़ैनब, तो वो उस पर इवन पाकिस्तान के अंदर कई क्वार्टर्स है जो परेशान हो गए और वो आई मीन दे वर सरप्राइज, नॉट परेशान बट दे वर हैप्पीली सरप्राइज कि पाकिस्तान इतना आगे जा चुका है। तो एज फार एज इंडियन मिलिट्री एप्लीकेशन इज कंसर्न, पाकिस्तान का मिलिट्री रिस्पॉन्स जाएगा। पाकिस्तान का जो चैलेंज इससे बड़ा है वो ये है कि हमने जो माइंड सेट है ना, सेफ्रोनाइज्ड हिंदुत्व का माइंड सेट, इसकी एप्लीकेशन प्रोलॉन्ग रहनी है। ये हमारे नेबर्स भी रहेंगे। ये बदबूदार रूहें आज मोदी से निकलेगी तो कल डोवल में आएगी, डोवल से निकलेगी तो अमित में जाएगी। ये पाकिस्तान को अंडू करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमें अपना आप को इतना स्ट्रांग करना है कि दे शुड स्टॉप थिंकिंग अनडूइंग पाकिस्तान। लेकिन सर ये जितनी नापाक रूहें मर्जी सोचती रहें, प्लानिंग करती रहें, बुनियानुल मरसूस और मार्का के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज्जत दी और ख़ास तौर पे खित्ते में जो पोजीशन है, तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में जो इस वक्त जनरल साहिल शमशाद साहब की क़यादत में वफ्द गया है तो उसने भी इंडिया को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। बिल्कुल, देखिए उनकी प्रॉक्सी वहां पे उनका स्टूज एक बैठी हुई थी हसीना वाजिद, और वो हमेशा मुसलमानों को कमजोर करने के लिए उनके साथ अपने स्टूजेस भेजते हैं। 71 में उन्होंने हमारे साथ भी ये किया। तो वो जब स्टूज जब से निकला तो उनकी एम्बेरसमेंट बहुत हो रही है। इनकी देखिए इमरान साहब हेजमोनिक डिजाइन है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, विच इज डेंजरस फॉर द नेबरहुड। अच्छा बाकी तो सारे छोटे ममालिक थे। बांग्लादेश में उन्होंने अपना स्टूज बिठाया हुआ था, इंडियन पॉलिसीज वहां पे फॉरेन मिलिट्री डिप्लोमेसी में चल रही थी हर जगह पे। तो वो जब निकले तो वो इंडिपेंडेंट हुए हैं। अच्छा ये जज्बे कहां से आ रहे हैं नेबरहुड में उनको चैलेंज? वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान इज द ओनली पावर जिसने डिफेंस और डिफेंस दोनों को बिल्कुल कायम रखा है अगेंस्ट इंडिया। तो जो हुसैनियत का जज्बा जब वो देखा है वहां लोगों ने, नेबरहुड ने, बांग्लादेश के लोगों ने भी, मालदीव, श्रीलंका, सब ने कि यार ये पाकिस्तान अगर परफॉर्म कर सकता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो सारे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना चाहते हैं जी, और वो पूरा फायदा। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो बुनियानुल मरसूस का जो नोशन ऑफ विक्ट्री उसका फायदा उठा के इंडिया को रोज वो भगो के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं जी। आई मीन उनको जो ट्रेड वॉर के ऊपर एम्बेरसमेंट, तो पाकिस्तान की इस विक्ट्री ने, पाकिस्तान की रेजिस्टेंस ने बाकी लोगों के एम्बोल्डन किया है। और बांग्लादेश इज हैप्पी, पीपल ऑफ बांग्लादेश आर हैप्पी कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको उन्होंने अचीव किया और वो अब उसको बढ़ा रहे हैं जी आगे। और ऑफ कोर्स ये तकलीफ दे चीज है इंडिया के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबी ने यकीनी भारत को भी खौफजदा कर दी है। इस वजह से भारत इस किस्म की भड़के मारता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत का टाटा ग्रुप इसराइल की नस्ल कुशी निज़ाम और फ़लस्तीनी कब्जे में शरीक है। रिपोर्ट आई है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन गज़ा में अमन मनसूबे पर अमल दरामद के हवाले से बात करेंगे कि अब तक क्या अमल दरामद हो सका है, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि टास्क फोर्स तैयार की जाएगी और कतर भी अमन फ़ौज भेज सकता है। तो ऐसे में क्या मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जलाल महमूद, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। जलाल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, सदर ट्रंप जो बात कर रहे हैं कि टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी और शायद कतर गज़ा में अमन फ़ौज भेजने के लिए तैयार है, तो ऐसे में क्या अभी तक पेशरफ्त हो सकी है? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते कि इस अमन मुआहदा पर अमल दरामद इसराइल की तरफ से इसका सही तरीके से बसदारी हो रहा है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा। सबसे पहली बात तो ये
जब से ये जंग बंदी हुई है 10 अक्टूबर से लेकर अब तक मेरा ख्याल 40 से ज्यादा शहादत हो चुकी है। यानी लगातार इसराइल वक्फा वक्फा कहीं ना कहीं बमबारी करके लोगों को वही शहीद कर रहे हैं। वही अभी जो फिगर्स मेरे पास है वो मेरे ख्याल 41 शहादत है 10 अक्टूबर से लेकर अब तक है, और जख्मी की तादाद जो है वो 170। अच्छा, साथ साथ दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो इमदाद का तरसील है इसराइल इसमें रुकावट बना हुआ है। इसराइल ने जो कमिटमेंट ये थी मुआहदा के अंदर, ये थी कि 400 ट्रक डेली बेसिस पे जाएगा गजा के अंदर दाखिल होंगे, और आस्ता आस्ता वो 600 तक। अभी तक इसराइल 120 से ज्यादा के ट्रकों का इजाजत नहीं देते। अच्छा जलाल साहब, ये फरमाइएगा कि अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि इसराइल ने इस बात पे एतराज़ उठाया है कि जो ये बैनुल अक़वामी यमन फ़ौज बन रही है इसमें तुर्किया की फ़ौज भी शामिल हो, और कुछ लोगों की तरफ से ये, कुछ हल्कों की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि इसराइल को पाकिस्तानी फ़ौज के शामिल होने पर भी इतराज़ है। तो क्या वो तुर्किया और पाकिस्तानी फ़ौज से खौफज़दा है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? जाहिर है इमरान साहब, वो तो शुरू से देख रहे हैं कि तुर्की या पाकिस्तान है वो तकरीबन मुसलमान ममालिक में से सबसे ज्यादा अगर हमदर्दी पाया जाता है मुसलमानों में से तो नंबर 1 भी पाकिस्तानी है। मैं तो कोई पाकिस्तानी आवाम की खुशामद नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि हमदर्दी पाकिस्तानियों का फलस्तीनियों का साथ है, और दूसरे नंबर पे तुर्किश है। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम वैसे ही इसराइल से हजम नहीं होता है। तुर्की में जो आखिरी जो यानी लेटेस्ट जो 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 तुर्की ने कुछ इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात में मतलब कमी बेशी करवाई है। इन्होंने जो तजारती ताल्लुकात को इन्होंने सस्पेंड करवाया, बहुत चीजें मतलब नेतन्याहू खास तौर पे जो है ना वो तुर्की को पसंद नहीं करते। और अभी ये कहना कब्ज़ वक्त है इमरान साहब कि इसराइल किन फोर्सेस पर वो एग्री होंगे या नहीं है, क्योंकि अभी मजीद इस बात पे ये बात अभी फाइनल नहीं हुआ किन ममालिक के फोर्सेस शामिल होंगे इस टास्क फोर्स में। अच्छा अभी तो जी आपने नेतन्याहू का जिक्र किया है कि एक रिपोर्ट जो है हमारे सामने आई है अमरीकी तंजीम की, एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत जो है भारत का एक कारोबारी ग्रुप है टाटा ग्रुप जो कि सहूलतकारी करता है इसराइल को। उसने हथियार, मशीनरी और डिजिटल निज़ाम फराहम किया कि फ़लस्तीनियों पर, गजा के लोगों पर मजालिम ढाए जाएँ। इस बारे में बिल्कुल नस्ल कुशी पर, तो इस बारे में बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरी बहन, ये इंफॉर्मेशन मैं तो जंग के शुरुआत से दे चुका हूँ। मैंने तो कहा कि ये सिर्फ एहतियार फराम करना या इसराइल के साथ ताउन करने की बात सिर्फ नहीं है। बाकायदा मैंने ब्रेकिंग न्यूज भी दिया था पाकिस्तान की न्यूज चैनल में कि इंडियन भारतीय फौजी गजा में मौजूद थे 912। शुरू में 215 फौजी थे गजा में, बाकायदा इसराइल के साथ है, फलस्तीनियों के कत्ले आम में शरीक थे। फिर उसके बाद 912 हो गए थे, और उनमें से मेरी इत्तलात के मुताबिक 4 लोग के भी हलाकत हुई है। तो ये कोई मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। आपको पता है मोदी और नेतन्याहू एक ही है, और जहां भी दहशतगर्दी है, चाहे वो इंडिया करे पाकिस्तान का साथ या वो इसराइल फलस्तीनियों का साथ है, यकीनन आपको दोनों ये दहशतगर्द ममालिक के दोनों में साथ पाएंगे। अच्छा, चाहे वो मोदी है चाहे वो नेतन्याहू। अच्छा जलाल भाई, ये फरमाइएगा कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो इन दिनों मिस्र के दौरे पे हैं और उन्होंने वहाँ पे मिस्र के सदर से मुलाकात भी की है। आपको याद होगा उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे उस वक्त भी इसराइल के इशू पे उनसे बात की थी। तो ख़ास तौर पे ये फ़लस्तीन के मसले पे आप उनके दौरा मिस्र को किस नज़र से देखते हैं? यकीनन देखिए, मैं फील्ड मार्शल साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के बारे में मेरा ख्याल शुरू से एक ही है और एक ही रहेगा। और मैं वही बात मैंने आपके सामने रखा है इमरान भाई कि मैं किसी का खुशामद नहीं करता हूँ और ना मुनाफकत करना आती है। इनके एफर्ट्स पे हमें कोई शक नहीं है, इनके खुलूस पर हमें कोई शक नहीं है। इनका जो दौरा है, यकीनन उस दौरा में 2 चीज़ हैं। एक तो पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान मिस्र का पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात
और साथ साथ गजा का जो इश्यू है, फलस्तीन का जो इश्यू है, वो भी यकीनन टेबल पर होगा। लेकिन ये बात देखना है, ये चीज देखना है कि ये एक अकेला शख्स कुछ तो नहीं कर सकता, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। अगर फील्ड मार्शल साहब के साथ है, हमारे जो आसिम मुनीर साहब के साथ और भी हमारे कुछ अरबों का अफवाज या मुसलमान ममालिक के अफवाज के सरबराहान भी इसी तरह गीरत मंदी दिखाएं और फलस्तीन के लिए, गजा के लिए खड़े हो जाए, तो शायद बहुत चीजें चेंज हो सकती है। लेकिन खड़े होना भी बहुत ज़रूरी है। इवन अभी गजा अमन मंसूबा जो है उस पर सबने अग्री किया, गारंटर्स हमारे सामने आए, लेकिन अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में कम अज़ कम 15 लाख अफराद है जिनको फौरी इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गजा में चिकन और गोश्त की फराहमी भी कैदियों की लाशों से मशरूत कर दी है इसराइल ने। तो वहाँ पर अभी भी क्या इमदादी सामान नहीं पहुँचाया जा रहा, खुराक नहीं पहुँचाई जा रही, लोगों को उसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है? मेरी बहन, ये शुरू से इसराइल की पॉलिसी यही है कि भूख प्यास खुराक को जो है ना वो बतौर एहतियार इस्तेमाल करते हैं। वो शुरू से इनकी पॉलिसी यही है, अभी भी वही है। वो कहते हैं लाशें हमें दे, जो लाशें हैं जो मगवियों का, जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे तो इमदाद नहीं मिलेगा। तो ये तो इसराइल की शुरू से यही पॉलिसी चल रही है और अभी भी आज तक की यही है। और आपको मैं बता दूं चलूं कि अभी अगर कोई ये समझता है कि गजा में जंग बंद हो गई है या गजा में लोगों को खाना पीना खुराक मिल गया, नहीं, बिल्कुल गलत है। ना जंग मुकम्मल बंद हुआ है और ना अवाम को खाना पीना खुराक पानी मुकम्मल मिल रहा है। अभी तक मेरे बहन, गजा के अंदर लोग भूखा सोते हैं। अभी तक के गजा के अंदर कुछ नहीं मिला। क्या आप मुझे ये बताइएगा कि 100 ट्रक के क्या एक मोहल्ले के लिए भी काफी नहीं है? अब 100 ट्रक की इजाजत आप दे रहे, तो इससे क्या होता है? तो इन्होंने मशरूत रखा है कि जो लाशें हैं मगवियों को। अच्छा, एक बात और भी है, जो लाशें हैं मगवियों के, इनको तलाश करना भी इतना आसान नहीं है। इतना इसके लिए मशीनरी चाहिए, इसके लिए वसाइल चाहिए। जो आज कल से मिस्र का एक पूरा टीम वो गजा पहुंच गया ताकि ये लाशें जल्दी मिल जाए और इसराइल का हवाला किया जाए। तो ये इतना आसान नहीं है। जब आपने इसराइल ने पूरा गजा को खंडराट बना दिया, ये इन कैदियों को, ये जो इसराइली कैदी है, हमने तो नहीं मारा, इसराइल ने मारा, इसराइल के बमबारे में हलाक हुआ है ना जी। तो इनको तलाश करना कोई आसान बात तो नहीं है। उसको भी मशरूत रखा है, खाना पीना या खुराक इमदाद, उसको भी इस चीज से मशरूत रखा है। जब तक ये लाशें नहीं मिलेंगे ये इमदाद रुक करेगा। ये तो बिल्कुल वही इसराइल की जो बर्बरियत और जुल्म है, वो तो हर इस्तेमाल करेंगे फलस्तीनों के खिलाफ है, गजा के अवाम के खिलाफ है। वैसे ही वो हम 2 साल से आपके सामने सदर ट्रंप के वो 20 निकात पर मबनी जो अमन प्लान था वायलेट कर रहा है और अभी भी वहाँ पर खुराक की फराहमी नहीं पहुँचाई जा रही और मुख्तलिफ किस्म की इसराइल की जानिब से शराइत हर रोज़ सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका जलाल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनने जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 सालों में 3 वज़ीर आज़म आ चुके हैं और अब ये चौथा वज़ीर आज़म जो है वो लाया जा रहा है। और ऐसे में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला भी किया गया, जिसकी मंजूरी सदर आसिफ अली जरदारी ने दी है। इस पर बात करेंगे। शाह गुलाम कादिर, सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका शाह गुलाम कादिर साहब। किस तरह से देख रहे हैं आप तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, इन हाउस तब्दीली आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं इस तब्दीली को? जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो ये देखना है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब इस्तीफ़ा देते हैं या मुकाबला करते हैं कि नहीं मेरे पास अक्सरियत है, या तभी अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी तादाद पूरी कर ली है और वो पहले तो शायद मौका दें, और अगर वो मौका उन्होंने अनवारुल हक साहब ने अवेल किया, मुस्तफ़ी हो गए, फिर तो अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर उन्होंने मौका से फ़ायदा नहीं उठाया तो अदम एतमाद लाना पड़ेगा और वो लाएंगे। ये तो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पे है कि वो इस पे क्या फ़ैसला करते हैं। अच्छा शाह गुलाम कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि 27 लोग चाहिए पीपल्स पार्टी को
हुकूमत बनाने के लिए। और मुस्लिम लीग नून के अगर 9 लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो 26 तो यही बन जाते हैं। तो जरदारी साहब आपको पता 2-4 बंदे इधर उधर करना तो कोई मसला नहीं है, वो तो इस फन के पुराने खिलाड़ी हैं। तो गुजारिश ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद कोई इशारे भी होते हैं, तो अब तो लगता है वो इशारे भी उनके हक में है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब से भी उनकी बात हो गई है और वज़ीर आज़म की तरफ से आपको भी इशारा मिल गया है। तो अब क्या आप समझते हैं कि हुकूमत अब अगर आपकी मुश्तरका वहाँ पे बन जाती है तो आप क्या ऐसा काम करेंगे जो पिछले ये 4 वज़ीर आज़म नहीं कर सके? पहली बात तो ये है कि जी चौथा आएगा वज़ीर आज़म। जी सर, चौथा पहले, हाँ जी चौथा आएगा। पहले जो बने थे 2021 में, ये सारी जो सिलसिला शुरू हुआ है 2021 में पीटीआई को मुसल्लत किया गया आज़ाद कश्मीर में, जिसके नतीजे में ये हुआ कि वो पहला जो उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया वो कोई 10 महीने चल सके और उसके बाद उनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी ने, हमने वोट ही नहीं दिया, उन्होंने वोट दिया और उनको हटाया और फिर दूसरे को ले आए। दूसरे साहब जब आए वो भी पीटीआई के थे, वो भी 10-11 महीने चले लेकिन वो भी कुछ ना कर सके, तो फिर वो अदालत से वो नाअहल करार पाए। फिर ये पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बना और इस फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही अनवारुल हक साहब ने की, तो हमने उनको वोट दिया इस उम्मीद पे कि चलें, ये चूंकि पहले भी स्पीकर रहे थे मेरे बाद तो शायद ये कोई काम कर सकें। लेकिन उसके बाद फिर उनका जो अभी 2.5 साल तकरीबन हो गया है, इस 2.5 साल के अरसे में आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जो माहौल किसी सूरत पैदा नहीं होना चाहिए था। कश्मीरी जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देते हैं। तो मैं खुद एलओसी पे रहता हूँ, लोग एलओसी पे रहते हैं, पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े होते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभरे। और वो क्यों उभरे ये एक अलग किस्सा है जो फिर किसी वक्त के लिए रख लेते हैं। तो ये जो एक्शन कमेटी के साथ मुआहदात होते रहे और वो मुआहदात पे फिर अमल नहीं होता रहा, एक के बाद एक क्राइसिस आता रहा। तो ये फिर इसका नतीजा ये निकला कि इस हुकूमत की तब्दीली की बाज़गश्त कॉरिडोर्स में आनी शुरू हुई। जी शाह गुलाम कादिर साहब, जी फरमाइएगा। हमने ये तय किया है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत अगर बनाना चाहती है, 27 अरकान अगर वो इकट्ठे कर लेते हैं तो ये उनके साबदीद पे, हम उनको वोट देने को नहीं जा रहे, ना उनके साथ। सर क्या वजह बनी कि आप लोग वोट देने भी नहीं जा रहे, हिस्सा भी नहीं बन रहे? सुन ले, बड़ी अहम बात शाह गुलाम कादिर साहब कह रहे, यानी आप उनको वोट नहीं देंगे, ना उनके हक में देंगे ना मुखालफत में देंगे, ये आप ये कह रहे हैं? जी हम इस हुकूमत साजी के इस मरहले में किसी तरह शरीक नहीं है। जिसके पास अक्सरियत है हमारे अलावा, अगर जिसके पास अक्सरियत है वो हुकूमत बना ले। हम तो अपोजिशन में हमने बैठने का फैसला किया है, क्योंकि ये जो मखलूत हुकूमतों का तजुर्बा हमारा तो नाकाम रहा, तो इसलिए हम इस नाकामी को बार बार दोबारा ये तजुर्बा करने की हम जरूरत नहीं महसूस करते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो चौधरी अनवारुल हक साहब थे उनको तो ताकतवर हलकों की भी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद वो मामला जो है अगर आसान तरीके से नहीं चला सके, तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी ये सारा कुछ जो है वो आशीर्वाद के साथ ही कर रही है? अब ये तो पीपल्स पार्टी को पता होगा कि आशीर्वाद है या नहीं है, क्योंकि हम इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई इस मामले में कमेंट करना गैर ज़रूरी बात है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि मशावरत से अगर कोई काम किया जाए, मशावरत अगर अनवारुल हक साहब जारी रखते सियासी जमातों से, तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता और आज़ाद कश्मीर के ये हालात ऐसे ना होते। वो क्योंकि आपने बनना चाह रही, आपने अपने हिसाब में घिरे रहे। जी सर, क्या समझते हैं कि तलाल चौधरी साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने कहा कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनकी जानिब से भी कहा गया कि PMLN हिस्सा नहीं बनेगी। तो इसके पीछे क्या एक खाली यही वजह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, या इसकी एक और वजह ये भी है कि विफाक में हमने देखा PMLN पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात रहे, या वो इख्तलाफात भी एक वजह है? देखिए ना, हम आज़ाद कश्मीर बहुत छोटा सा खित्ता है,
हम पाकिस्तान के बड़ी सियासत में मुदाखलत नहीं करते, ना हम चाहते हैं कि इसमें उसका हिस्सेदार बने। हमारा तो सिंपल है कि लोकल इश्यूज हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में, उन लोकल इश्यूज के बुनियाद पे हमने आज से 4-5 दिन पहले, आपने शायद मेरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, 4-5 दिन पहले मैंने स्टेटमेंट दे दी थी कि हम इस ना मौजूदा हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं और उसमें से अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, और साथ ही अगर हुकूमत तब्दील होती है तो हम उसमें भी हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठेंगे। ये तो 4-5 दिन पहले हमने स्टेटमेंट दे दी, इसको क्लियर कर दिया। लेकिन शाह साहब ये फरमाइएगा कि अब वजीर आज़म साहब के साथ राब्ता जो हुआ है प्रेसिडेंट साहब का, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में तो पीपल्स पार्टी की मदद करे और उनको वोट दे दे, लेकिन उस तरह से हुकूमत में शामिल ना हो, वजारतों में शामिल ना हो, जिस तरह के यहाँ वफाक में और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने किया? देखिए, बुनियादी तौर पर अभी तक चूंकि पीपल्स पार्टी ने हमसे ना वोट मांगा है ना ताउन मांगा है, और बल्कि जो पीपल्स पार्टी के साथी हैं वो खुश हैं कि वो खुद अपने तौर पर जो है वो तादाद पूरी कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ना वो मांगेंगे तो ना हम देंगे। सर वो ये कह रहे हैं कि हमें बताया भी नहीं गया कि PMLN जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी और ऑपोजिशन में बैठे, क्योंकि कमर जमान कायरा साहब की जानिब से कहा गया है कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में ऑपोजिशन में बैठने के फैसले से आगाह नहीं किया, तो ये फिर क्या कोई रिफ्ट है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। मेरा ख्याल है कि वो पहले हुकूमत बनाने के लिए अपने बात को मुकम्मल करें, तो अब हमने उनको तो नहीं बताना ना कि वो बताएंगे कि हमारी तादाद पूरी है। अगर उन्होंने जरूरत महसूस की कि जी आपने आना आके हमें वोट हमसे मांगेंगे तो हम बताएंगे उनको। लेकिन हमने अखबार, आज का मीडिया का दौर है, मीडिया के दौर में तो हमने कह दिया कि हम हुकूमत में नहीं बैठना चाहते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आखिर में सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि 35-36 साल अपने सहाफ़ती कैरियर में मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को देखा, सरदार कयूम साहब को देखा, सिकंदर हयात साहब को देखा, फिर आप साहब को मुख्तलिफ उसमें देखा, लेकिन बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो शायद इतनी मजबूत नज़र नहीं आई जितनी कि अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में मजबूत नज़र आई। अभी हाल ही में एक्शन कमेटी के साथ जो मुआहदा हुआ था उसकी किसी शिक पे अमल हुआ? एक तो ये भी था कि वजारत जो है उनकी तादाद भी कम करके 20 तक लाई जाएगी, तो आप क्या देखते हैं? एक तो ये फरमा दीजिए अमल क्यों नहीं हो सका, दूसरा क्या जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामलात को अच्छी तरह से तय कर पाएगी? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अवामी एक्शन कमेटी इसलिए बनी और इसलिए कामयाब हुई कि अपोजिशन का रोल ही खत्म हो गया था, क्योंकि सारी बड़ी पार्टियां एक तरफ हुकूमत के साथ हो गई तो एक गैप पैदा हुआ, उस गैप का फायदा उन्होंने उठा लिया। और शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 23 अरब का पैकेज दिया जिसमें आटा सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, तो उनको एक और बूस्टअप मिला लोगों में कि जी ये इन्होंने तो बड़ा सस्ता करके लाया। लेकिन जो ये है कि जो भी माहिदा हो किसी के साथ भी हो उस पर अमल होना चाहिए था, क्योंकि अमल नहीं हुआ। अभी लेटेस्टली जब माहिदा हुआ उसमें जब कहा गया कि जी जो टेक्नोक्रेट MLAs हैं वो टेक्नोक्रेट की सीटें और मुआजिन के मेंबरान हैं वो वज़रा या एडवाइज़र नहीं होंगे, तो 4 ने अभी तक इस्तीफे दिए थे लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने वो 4 इस्तीफे कबूल नहीं किए, तो इस तरीके से एक हर्डल क्रिएट हो गई। तो मैंने तो कई बार कहा कि भाई जो मसले आपने कमिटमेंट की है, इससे पहले जो माहिदा हुआ था उसमें भी जो कमिटमेंट की थी वो 10 नुकात थे, वो 10 नुकात पे अगर अमल किया जाता तो शायद ये नौबत भी ना आती। तो इसलिए बहुत सारी खामियां थी, लेकिन अब तो चूंकि बात तकरीबन एंड के करीब है तो अभी देख लेते हैं नई हुकूमत ने क्या करना। जो आपका सवाल था वो तो नई हुकूमत के वजीर आज़म जब कोई बन जाएगा पीपल्स पार्टी से तो वो बताएगा कि वो क्या करना चाहता है और किस तरह करना चाहता है। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनने जा रही, तब्दीली से आज़ाद कश्मीर में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाह गुलाम कादिर, सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।